तो देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट आपका एसाइनिट ऑफ करंट एम्पियर कैसे होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, करंट का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, चार्ज बाई टाइम। इसके साथ एक दोस्त बुलाए तो एक दोस्त को तो दोनों को मैनेज कर रहा है, अकेले जब दो को मैनेज कर रहा है चार्ज और टाइम को, तो इसके साथ जो दोस्त आया ये भी मैनेज करेगा दोनों को। क्लियर? अकेले दो को संभाल रहा है तो दोस्त भी दोनों को संभालेगा, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो ये साइड चार्ज में भी लग गया और ये साइड टाइम में। तो चार्ज का साइड क्या होता है? कूलॉम, और टाइम का सेकंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर। इनके नाम पे ये पड़ा, एंड्रोमायरी एम्पियर के नाम पे ये साइनिट ऑफ करंट जो है आपका एम्पियर पड़ा। ठीक है, ये साइनिट ऑफ करंट पड़ा एम्पियर किनके नाम पे? एंड्रोमायरी, फेमस फिजिकिस्ट एंड्रोमायरी एम्पियर के नाम पे। ठीक है, उतना बड़ा काम करके चले गए, करंट के बारे में बताए, बहुत कुछ नॉलेज दिए करंट के बारे में, तो उनका नाम जो है दुनिया में रहना चाहिए ना, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका साइनिट रख दिया ताकि दुनिया में उनका नाम कायम रखे। अब देखिए हम अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन बना दिए हैं, डिफाइन 1 एम्पियर, या डिफाइन क्या है? यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट मतलब एम्पियर। आपको कह रहा है डिफाइन कितना? 1 एम्पियर। ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर, या क्या है क्वेश्चन? डिफाइन यूनिट ऑफ एम्पियर। तो बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, अलग नहीं है। डिफाइन एम्पियर क्या है या यूनिट ऑफ करंट मतलब एम्पियर। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 कूलम हो चार्ज, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, तो 1 बाई 1 कूलम पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। यानी चार्ज 1 कूलम फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इन एन कंडक्टर कॉल्ड 1 एम्पियर। कितना सिंपल है, 1 रहेगा तो सब कुछ 1 होगा। जब भी कहे डिफाइन यूनिट का, किसी भी यूनिट का आपको 1 में, तो सब कुछ 1 रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 एम्पियर था तो चार्ज भी आपका 1 कूलम, टाइम भी 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर। देखिए यहाँ पर चार्ज 1 कूलम रखा है, टाइम पे जगह 1 सेकेंड, तो 1 बाई 1 कूलम पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्लियर? तो 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इन एन कंडक्टर कॉल्ड 1 एम्पियर। ये साइनिट, ये देखिए सी क्या है? ये साइनिट ऑफ चार्ज है। सी क्या है? ये साइनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ये साइनिट होता है सी, कूलम, दैट इज चार्ज को मेजर किया है। ये यूनिट मतलब मापने का तरीका, ये आपको इंट्रोडक्शन साइंस के पहला वीडियो में बताए थे, है ना? मेजर्ड इन कूलम, ये चार्ज को क्या में मेजर किया जाता है? कूलम में। चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में। ठीक है, ये साइनिट ऑफ चार्ज कूलम, यानी चार्ज को मेजर। यूनिट का मतलब ही होता है मापने का तरीका, मेजर मैंने मापना। उसी तरह टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यानी टाइम को मेजर किया जाता है। तो देखिए हम एक वर्ड सबसे पहले देखते हैं, रेजिस्टेंस, है ना? तो रेजिस्टेंस आपका ये है क्या? जैसे आप देखो फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर चैप्टर में पढ़े हो कि मोशन राइट साइड में तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में, मोशन नॉर्थ में तो फ्रिक्शन साउथ में, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉल्ड फ्रिक्शन। जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन। यानी अगर हम चलते हैं, जैसे कि आप बाइक पर चल रहे हैं तो आपको एयर रुकावट उत्पन्न करता है। अगर आप बाइक पर चलते हैं तो एयर आपको रोकता है कि नहीं? एयर जो है कहता है भाग, पीछे भागो, होता है ना, ऐसा फील किए हैं? या तेजी में दौड़ते हैं आप लोग तो आपको लगता है कि एयर जो है क्या कर रहा है, वो हमें पीछे की ओर ढकेल रहा है। यानी अगर आप चलते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होती ही होती है, और उसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, जो मोशन के अपोजिट में रहता है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस, तो इस ये भी हिंड्रेंस है, रुकावट। हिंड्रेंस मींस रुकावट इन द पाथ ऑफ करंट इन एन कंडक्टर। जब करंट भी दौड़ती है, ये देखिए वायर है आपका, ये वायर है, जब वायर में करंट दौड़ेगी तो इसमें भी रुकावट होता है ना? इसी को जो रुकावट प्रोड्यूस हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। हालांकि 7th क्लास में आप लोग को टीचर्स जो है, अच्छे अच्छे टीचर्स से आप लोग पढ़े होंगे, तो 7th क्लास में आप लोगों को टीचर्स जो है ये पढ़ाए होंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कि जब भी करंट दौड़ती है किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में, ये वायर कंडक्टर हुआ, कंडक्टर मतलब जिससे करंट फ्लो हो जाए कंडक्टर, जिससे करंट ना फ्लो होता है वो आपका इंसुलेटर, है ना? जैसे कि कंडक्टर आपका हो गया कॉपर वायर,
है ना, आपका हो गया अल्युमिनियम, तो ये कंडक्टर है, करंट फ्लो हो जाती है ना, जिससे करंट फ्लो हो जाती है कंडक्टर, और जिससे करंट फ्लो नहीं होती है वो नॉन कंडक्टर या आपका इंसुलेटर। जैसे कि क्लॉथ, वुड, सूखा वुड, ड्राई वुड, भींगा हुआ लकड़ी हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा जी, ड्राई वुड सूखा हुआ वुड करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इंसुलेटर। ठीक है, तो वायर पे करंट फ्लो होती है, तो जैसे हम चलते हैं तो हमको भी कोई ना कोई रोकता है। आप ग्राउंड पे चलते हैं तो ग्राउंड आपको रोक रही है अपोजिट डायरेक्शन में। आप चलते हैं, बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं, साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको एयर रोक रही है। तो उसी तरह करंट दौड़ती है, तो करंट के रास्ते में भी रुकावट उत्पन्न कर दिया, उसी का नाम है रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ करंट इन एन कंडक्टर कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ए साइड ऑफ रेजिस्टेंस है ओम, देखिए ओम, OHM ओम। अब ओम का सिंबल हो गया ऐसे, बल्ब का सिंबल आप लोग कैसे दिए थे, ऐसे करके घुड़मुड़ा दिए थे ना, लेकिन ओम के सिंबल में ऐसे घुड़मुड़ाना नहीं है, केवल ऐसे ले आइए ओम। बालू के सिंबल में ऐसे करके घुड़मुड़ा दिए थे, लेकिन ओम के सिंबल में ऐसे दीजिए और ऊपर में कीजिए ऐसे कर दीजिए, ये हो गया ओम। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, यानी रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में। यूनिट मतलब बटखरा, मापने का तरीका यानी मेजर्ड, तो इसलिए रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में। ठीक है, ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, यानी रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाई करंट। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि रेजिस्टेंस होता है V बाई I। रुकिए अभी आप लोग, रुकिए, बहुत भी आते हैं आप लोग। ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज बाई करंट, यानी शॉर्ट में लिखे R, वोल्टेज का सिंबल V और करंट का सिंबल I, R इज इक्वल टू V बाई I। जरा इधर देख लीजिए, R इज इक्वल टू V बाई I, ये हो गया ओम्स लॉ। ये क्या है, यही है R इज इक्वल टू V बाई I, ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ पढ़े हो ना 7th क्लास में, आप लोग अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़े होंगे, है ना, आपके विद्यालय के शिक्षक बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप लोग शिक्षकों से पढ़े होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि R इज इक्वल टू V बाई I, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। R इज इक्वल टू V बाई I क्या है, ये ओम्स लॉ। ठीक है, अब जरा सा देखिए, इसको आगे पीछे करके लिखते हैं। R इज इक्वल टू V बाई I, आप बताओ, नीचे पूछ नहीं तो क्या था, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, है ना, V को 1 से और R को I से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना, मतलब V को 1 से और R को I से, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। तब V को कर दिए 1 से और R को I से, तो V इंटू 1 V I आते हैं, इसको ओम्स लॉ नहीं कहेंगे। अरे इसी को ना जरा सा आगे पीछे करके लिख दिए, तो ये ओम्स लॉ है, तो इसी को जरा आगे पीछे करके लिखें, ऑल्सो ओम्स लॉ। मत कहिएगा कि सर ये ओम्स लॉ है, मैं बताया कि R इक्वल V बाई I, तो V इक्वल टू I R। अरे है वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो है तो वही चीज, ये भी ओम्स लॉ। उसी तरह जरा देखिए, R इक्वल टू V बाई I, नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, I को R से और V को 1 से, है ना, I को R से और V को 1 से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू 1 V, इधर R इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये भी तो ओम्स लॉ है, इसी को ना आगे पीछे करके लिख दिए जी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहिएगा पूछेगा ये क्या है, तो ओम्स लॉ है, तो ये ओम्स लॉ नहीं है, ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जरा ओम्स लॉ को मैं यहाँ इसको प्रूव कर देता हूँ, इसको मैं प्रूव, देखिए साइन लिखाया, मैथ में इसको अल्फा पढ़ते हैं ना, लेकिन फिजिक्स के वहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा संबंध। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा संबंध, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार, किसके अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज दोस्त है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा संबंध, किसके साथ, करंट के साथ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओ लॉ छूट गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ के अनुसार जो वोल्टेज है सीधा संबंध रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा संबंध करंट के साथ। सीधा संबंध मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, यानी डेट इज, जिसको डेट इज पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिखे डेट इज, वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट आल्सो इंक्रीजेज। सीधा संबंध मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना, बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, यानी वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट आल्सो इंक्रीजेज, वोल्टेज डिक्रीजेज देन करंट आल्सो डिक्रीजेज। समझ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब जरा देखिए क्या कहा है ओम्स लॉ, वोल्टेज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हुआ करंट। जरा इसको सिंबल में लिखते हैं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं जी, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। आप जरा देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, है ना, वी कॉल इक्वल साइन एंड अ कांस्टेंट इन द केस ऑफ रिमूविंग, ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द केस ऑफ रिमूविंग, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा आप इक्वल आता है ना, लिख दिया मैं यहाँ स्पष्ट, बी कॉल इक्वल साइन एंड अ कांस्टेंट आता है इन द केस ऑफ रिमूविंग इक्वल। तो इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि कोई भी फॉर्मूला मेरा बनता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं, इक्वल में। अब फॉर्मूला जितने भी पढ़े होंगे आप लोग, एफ इक्वल टू, ऐसे पढ़े हैं, एफ इक्वल टू ए, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या पढ़े, एफ इक्वल टू मास, है ना। पिछला वीडियो में मैंने सॉरी ये पिछला फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर चैप्टर में आप पढ़े होंगे, फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर चैप्टर। अभी आपने पढ़ा आई इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई टी, यानी चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज बाई टाइम तो इक्वल में भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो सारे फॉर्मूला इक्वल में होते हैं, इसलिए हम इक्वल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा संबंध, तो सीधा संबंध तो निकलेगा किससे, इक्वल से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन सीधा संबंध, तो सीधा संबंध किससे निकलेगा, इक्वल से। एक कांस्टेंट को बुलाइए, आई पहले से है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल आया और एक कांस्टेंट है, आई पहले से। यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम है आर, यही यानी v इक्वल टू आई आर, ऐसे आर आई लिखे चाहे आई आर लिखे, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप कुछ नहीं तो इंटू का साइन, 2 इंटू 3 लिखे तो भी 6 और 3 इंटू 2 लिखे तो भी 6, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो v इक्वल टू आई आर, यही हो गया आपका ओम्स लॉ। देखिए कहीं पे चर्चा होगा इसका, देखिए v इक्वल टू कहाँ गई, कहाँ, हाँ ये देखिए यही ओम्स लॉ है। यहाँ पे आर इसको इधर ले आइएगा तब v बटा आई बराबर आर हो जाएगा, है ना, और को इधर ले आएगा v बाई आर बराबर आई हो जाएगा। तो या तीनों का, ये इसको कहिए, इसको कहिए, ये ऊपर वाला ये भी ओम्स लॉ है। इसी को आगे पीछे करेंगे तो एक बार ये आ जाएगा और एक बार ये आ जाएगा, क्लियर है। तो समझ गए ओम्स लॉ आप लोग। ओम्स लॉ में आपका कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर आर यानी रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना, फॉर गिवन वायर, दिया गया भाई ना कि वायर चेंज, अल्युमिनियम के जगह ले आइए कॉपर, तो रेजिस्टेंस वही रहेगा, कॉपर के ले आइएगा, कॉपर के जगह ले आइए आयरन, तक रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो गिवन वायर, है ना, जो वायर दिया रहेगा उसके अनुसार रेजिस्टेंस का। अगला पॉइंट, करंट दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेट करंट, एक डीसी और एक एसी, है ना। एक एसी होता है एयर कंडीशनर, तो वो वाला एसी नहीं, एयर कंडीशनर। एसी उसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो आपका इसी करंट से चलता है, इस करंट से नहीं चलता है, ठीक है। तो करंट दो टाइप का, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। डीसी इसको कहते हैं और इसको शॉर्ट में एसी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर खाली करंट बता रहा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का हुआ, तो रुकिए, तो पहले आप करंट के बारे में पहुंच जानिएगा तब ना केमिकल इफेक्ट में जाइएगा जी। अभी केमिकल इफेक्ट आपको पढ़ना बाकी है ना, मेन तो यही पढ़ना है आपको, केमिकल इफेक्ट इस चैप्टर में। करंट के बारे में पढ़ना था डिटेल में एकदम 7th में, है ना। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, बहुत डिटेल में करंट पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें इसमें बताए हैं। न्यूमेरिकल्स तो खैर बहुत ज्यादा, मेरा सबसे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे रहता है। जैसे आपको मैंने फोर्स फ्रिक्शन और प्रेशर चैप्टर पढ़ाया था, तो देखिए उसमें भी अच्छा न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बताया था। आपको साउंड में भी न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत उसमें था ही, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो 7th क्लास वाले बच्चों को मैंने अपने कोचिंग में पढ़ाया है, ठीक है। तो वो वाला मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं एक का थोड़ा सा ये कंसेप्ट देकर इलेक्ट्रिसिटी का मेनली इसमें पढ़ना है केमिकल इफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट और केमिकल इफेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा रुकिए आप लोग। करंट दो टाइप के, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, एसी और डीसी। डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं, डायरेक्ट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना, करंट लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डायरेक्ट डीसी, बैटरी जो है डीसी होता है,
बैटरी जो है डीसी होता है, उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। करंट एक मॉर्निंग समझ लीजिए अल्टरनेट का, एक एक छोड़कर, यानी एक बार ऊपर गया तो दूसरा बार नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। करंट फ्लोज इन अल्टरनेट डायरेक्शन, कहने का मतलब वन टाइम अप एंड वन टाइम डाउन, कॉल्ड अल्टरनेट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट किसको बोले? करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ये देखिए करंट जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट करंट। बैटरी जो है डीसी, बैटरी जो है डीसी होता है ना, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, समझ गए आप लोग? जो लाइन जो आप लोग कहते हैं ना वो एसी होता है। लाइन जो होता है वो एसी करंट होता है। यहाँ पर मैं जगह बना के लिख देता हूं, बैटरी इज डीसी एंड लाइन जिसको आप कहते हैं इज एसी। ठीक है, जिसको आप बैटरी कहते हैं ना, चलो वहां पे लिख देता हूं, जगह बचा हुआ है, बीच हो जाएगा। बैटरी जो कहते हैं इज एसी, सॉरी डीसी, एंड लाइन जो कहते हैं इज एसी। तो लाइन को 1 वोल्ट देती है ना, वो एसी होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट यानी करेक्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्ट करंट फ्लोज अल्टरनेट डायरेक्शन, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे। देखिए अल्टरनेट डायरेक्शन हो गया। साउंड में मैंने बताया था, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रॉ बोलते हैं। साउंड चैप्टर में मैंने इसको बताया था, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रॉ। ये एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। आप देखिए एसी जो है ना पावरफुल होता है डीसी से, अरे वाह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जी एसी। एसी को छुइएगा तो झटका मारेगा, लेकिन डीसी बैटरी को छूते हैं तो झटका, जैसे आपका जो इन्वर्टर वाला होता है ना बैटरी, आपके घरों में भी बैटरी होगी है ना, जिससे इन्वर्टर चलाते हैं, उसको छुइएगा तो करंट मारता है? नहीं मारता है। क्यों का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये नहीं। ठीक है, मैं वहां पर पहुंचूंगा तो बताऊंगा। एसी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना, बिकॉज एसी प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग करंट देन डीसी। एसी जो है स्ट्रॉन्ग करंट जो है प्रोड्यूस करता है डीसी से। कैसे, जो मैं इसकी जानकारी दूंगा। चार्जर का नाम सुने आप लोग? मोबाइल फोन का चार्जर, मोबाइल फोन का चार्जर जी, वो क्या करता है? मोबाइल फोन का चार्जर जानते हैं आपका 4.2 वोल्ट का होता है, तो 5 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट का होता है मोबाइल फोन का चार्जर। लेकिन उसको देते हैं क्या? 220। लाइन जो होता है 220 वोल्ट रखता है जनरली, है ना। लाइन जो है आपका 220 वोल्ट, लाइन है जनरली 220 वोल्ट, वोल्ट मीन्स वोल्टेज, एंड बैटरी हैज जनरली 12 वोल्ट। जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो जनरली 12 वोल्ट का। मैंने क्या लिखा है? जनरली। ये नहीं कि जब हमेशा 12 वोल्ट का बैटरी होगा, हमेशा 220 वोल्ट का ही लाइन होगा। ठीक है, तो लाइन से हम जब चार्जर आप मोबाइल फोन का चार्ज करते हैं आप चार्जर से, तो आप उसको एसी में लगाते हैं, लेकिन वो बैटरी जो है वो डीसी है। उसमें 4.2 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का होता है। तो वो क्या करता है ना, अलग अलग चार्जर अलग अलग वोल्टेज का होता है। तो क्या करता है कि वो लेता है एसी, अब बदल दिया डीसी में। तो वही मैंने लिखा, चार्जर कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी टू डीसी। अब मोबाइल फोन का चार्जर है ना जी, देखे होंगे मोबाइल फोन का चार्जर सबके घरों में होगी। आज के डेट में तो मोबाइल फोन सबके घरों में होगी, छोटी बड़ी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कीबोर्ड फोन सबके घर में होगी। तो आप चार्जर जब कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट बैटरी पर, जबकि उसमें बैटरी होता है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको चाहिए बैटरी का लाइक एनर्जी। लेकिन आप उसको देते हैं क्या चीज में कनेक्ट करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं आप एसी वाले में, जो गवर्नमेंट आपको लाइन दे रही है उसमें आप कनेक्ट करते हो, है ना। तो वो क्या करता है, वो लिया तो एसी, लेकिन जब वो उसमें जो कीट वगैरह होते हैं चार्जर में, वो बदल देता है डीसी में। अगर चार्जर का जो पिन होता है 2 ठो, उसको आप टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, लेकिन जब नीचे वाला जो मोबाइल फोन में पिन कनेक्ट करते हैं उसको टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो चार्जर वाला पिन जो है वो एसी से कनेक्टेड है। जो चार्जर का ये आपको, मैं चार्जर मेरे पास होता तो मैं आपको बताता, चार्जर में जो 2 पिन होता है ना ऊपर वाला, जिसको आप बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, वो एसी से कनेक्ट होता है। तो उसको छूने पर
आपको शॉक लगेगा, झटका मारेगा, लेकिन आप जो पिन जो मोबाइल फोन में कनेक्ट करते हैं उसको छूने पर आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो डीसी है, वहां तक पहुंच गया। जो चार्जर में जो बड़ा सा पार्ट होता है ना, वो जो है एसी को डीसी में बदल देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चार्जर। वो चार्जर 4.2 वोल्ट का है कि 3.7 वोल्ट का है कि 5 वोल्ट का है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू चार्जर वो उसमें सेट रहता है, उस चार्जर के अनुसार जो मोबाइल फोन के में कंपनी चार्जर देती है उसके अनुसार वो सेट रहता है। ठीक है, तो चार्जर जो है वो आपको क्या करता है, लिया एसी और बदल दिया डीसी में। चार्जर कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी टू, बोर्ड से लिया एसी लेकिन उसको चाहिए बैटरी है उसमें, तो डीसी में बदल देता है। बैटरी हैज केमिकल एनर्जी, बैटरी के पास कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है ना। आप देखिए एक बात आप लोग और पढ़े होंगे कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। ये आप लोग जो है 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। एनर्जी का ना जन्म होता है ना ही ये मरता है, केवल इसका रूप बदलता है। जैसे सन से जो एनर्जी आया, सन से एनर्जी आया, क्या वो एनर्जी खत्म हो गया? सन से एनर्जी आया, प्लांट्स लिया, तो प्लांट्स जो है इन आप लोग को फल फूल दिया, उस एनर्जी के कारण फल फूल को हम खाए, हम एनर्जेटिक हुए। हम एक दिन एनर्जेटिक होंगे, होते होते एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मिट्टी में मिल जाएंगे तो सॉइल में एनर्जी चला गया। तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल कन्वर्ट हो रहा है। सनलाइट का एनर्जी लिया, प्लांट्स वाला एनर्जी हम लिए, तो क्या हुआ, सनलाइट का एनर्जी प्लांट वाला एनर्जी में प्लांट का एनर्जी हम लिए, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा। 100 जूल लिया तो 100 जूल ही आएगा, फिर हम जो है एक दिन डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मिट्टी में एनर्जी मिल गया, है ना। ठीक है, तो एसी जो है बहुत पावरफुल होता है और चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। क्लियर है ये पॉइंट, है ना। तो वही मैं अब देखिए अगला पॉइंट मैंने बताया आपको कन्वर्जन के बारे में। जब बैटरी चार्जिंग होती है तो आपका बताइए, बैटरी जब चार्ज कर रहे हैं तो उसको कौन एनर्जी देते हैं, बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो बोर्ड में कनेक्ट करते हैं ना जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए केमिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी के पास कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना। तो चार्जिंग जब बैटरी होता है तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो वो देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी। तो उसी तरह वही बात है इसमें, जब आप बोर्ड वाला प्लग को कनेक्ट टच करोगे तो आपको झटका मारेगा, लेकिन चार्जर वाला बैटरी जब चार्जर तक लाइन आया ना, जैसे वहां चार्जर तक है लाइन मोबाइल फोन के चार्जर में, तो वहां तक आपको झटका मारेगा, लेकिन चार्जर के बाद जो वायर निकला उसमें झटका नहीं मारेगा। इन्वर्टर में दोनों काम होता है, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी। जो आज के डेट में, पहले तो चार्जर ही केवल होता था, बैटरी केवल चार्ज होता था, है ना, उसी से डिस्चार्ज नहीं होता था। अब क्या है कि इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर मतलब उल्टा करने वाला, एसी को डीसी और डीसी को एसी, दोनों काम करता है इन्वर्टर। तो मैं अभी इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल चार्जर की बात कर रहा हूँ। जो मोबाइल फोन का चार्जर होता है वो केवल चार्ज करता है, ना कि आपको डिस्चार्ज करता है। मोबाइल फोन का चार्जर केवल चार्ज करता है। ठीक है, तो बैटरी जब चार्ज करते हैं तो ध्यान रहे उसको बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, तो बोर्ड में जो कनेक्ट करा वहां से एसी दिया चार्जर तक, वहां से चार्जर तक आपको एसी दिया, तो उधर तक छुइएगा तो आपको शॉक लगेगा, लेकिन चार्जर के बाद जो वायर निकला उसको छूने पर शॉक नहीं लगता है। जैसे लाउड स्पीकर आप लोग देखे हैं, लाउड स्पीकर जो है वो भी आपका डीसी होता है। वायर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड से आपने लिया वो आपका एसी दिया, लेकिन जो आपका जो होता है ना मशीन, उसमें मशीन से जो वायर निकला वो निकला डीसी। यानी जो मशीन के पहले तक वाला वायर वो एसी दिया, झटका मारेगा, लेकिन मशीन के जो बाद वायर निकला वो डीसी दिया। देखते हैं ऐसे ही आप लोग जो है तार कस देते हैं, और लाउड स्पीकर वगैरह में आप ऐसे ही तार कस दिया जाता है। मशीन तक जो वायर आया, होम थिएटर जैसे आपके घरों में होगी, तो होम थिएटर तक जो लाइन आया वो एसी हुआ, और होम थिएटर के बाद निकला वो डीसी हुआ। या फिर बड़े बड़े मशीन होते हैं डेकोरेशन वाले के पास, ऑर्केस्ट्रा वाले के पास, तो जो बोर्ड से लाइन लिया वहां तक एसी है, बोर्ड से जो लाइन लिया वहां तक क्या है, एसी है। ठीक है,
और बोर्ड के जो आपका मशीन से, बोर्ड से जो लाइन लिया मशीन तक वो एसी है, और मशीन से जो बाहर निकला वो डीसी हो गया। बोर्ड जो मशीन तक लाइन लिया वो एसी हुआ, मशीन से जो लाइन निकल गया वो डीसी हुआ। क्लियर? डाउट हो तो कमेंट। ध्यान दीजिएगा, आप में जो है घर में आपके स्टडी रूम जो में जिस स्टडी रूम में आप वीडियो देख रहे हैं उस स्टडी रूम में आप देखिए बैटरी होगा या बैटरी नहीं होगा तो आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड जरूर होगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा तो उसमें देखिए अगर आप चार्जर के मोबाइल फोन के चार्जर से तो सब लोग इंट्रोड्यूस होंगे। तो चार्जर तक आपका ये आया एसी, और चार्जर से जो वायर निकला है ना, मेरे पास चार्जर नहीं है ना तो मैं दिखा देता, चार्जर से जो वायर निकला वो दिया डीसी, इसलिए चार्जर के बाद वाला वायर को छूने पर झटका नहीं मारेगा। उसी तरह बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो जो चार्जर तक आपका लाइन आया वो एसी हुआ, और चार्जर के जो बाद निकला वो डीसी हुआ, झटका नहीं मारेगा। लाउड स्पीकर में भी वही बात है, लाउड स्पीकर के होम थिएटर तक या मशीन तक जो वायर आया एसी, और उससे जो निकाल दिया वो डीसी निकाल दिया, है ना। या बस जो लाउड स्पीकर का होम थिएटर है या मशीन तक जो वायर आया वो एसी दिया, उसके बाद जो निकला वो डीसी। आप देखिएगा लाउड स्पीकर का तार ऐसे छू दीजिए, नेकेड वायर, कुछ नहीं, आपको झटका नहीं मारेगा। लाउड स्पीकर का मैं बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर का मशीन वाला नहीं, होम थिएटर वाला नहीं, मैं किसका तार छूना आपको, लाउड स्पीकर का, आपको झटका नहीं मारेगा। लेकिन ध्यान रहे सूखा हाथ से, भींगा हाथ से नहीं, आगे मैं बता रहा हूँ, भींगा हाथ से छूने पर आपका वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाता है। भींगा हाथ से छूने पर वोल्टेज जो है, जैसे बैटरी का वोल्टेज जनरली 12 वोल्ट होता है, लेकिन भींगे हाथ से छूने पर वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे कि बैटरी को, मोबाइल फोन वाला बैटरी को टांग पर रखते हैं तो झटका मारता है थोड़ा थोड़ा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है बढ़ गया वहाँ अर्थिंग के कारण, हमारे बड़ी अर्थिंग के कारण वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, तो ध्यान रहे भींगे हाथ से नहीं छूना है, भींगा हाथ से अगर छुएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत झटका मारे। मोबाइल फोन वाला जैसे बैटरी आप टांग पर लेते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाती है हम बड़ी अर्थिंग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लेक्चर दे दिए। तो चार्जिंग करते हैं बैटरी तो बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, तो दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब बैटरी को चाहिए कौन एनर्जी, तो चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और जब डिस्चार्जिंग करेंगे बैटरी को, डिस्चार्जिंग करना मतलब यूज कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, है ना, वगैरह वगैरह, है ना। डिस्चार्जिंग का मतलब उसको यूज करना, बल्ब फैन चला रहे हैं, है ना, ये सब। केमिकल एनर्जी जब उल्टा हो जाएगा, चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। हम उल्टा चार्ज कर रहे हैं तो बोर्ड में लाइन दिए तो बोर्ड दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चाहिए केमिकल एनर्जी तो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। डिस्चार्जिंग कर रहे हैं यानी यूज कर रहे हैं, बल्ब फैन चला रहे हैं तो उल्टा हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कहिएगा सर पंखा के पास मैकेनिकल एनर्जी होता है, पंखा कैसे? अरे भाई पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला, बैटरी से जब यूज कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और पंखा के पास पहुंचा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल गया। बल्ब के पास पहुंचा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल गया। समझ रहे बात को? जब जिस समय आप बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है उस समय जो है केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, तो डिस्चार्ज में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब पंखा चलाए तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, लाइट बल्ब जलाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में। यही काम इसका, ये जो है चार्जर में केवल एक ही काम होता है, इन्वर्टर दोनों काम करता है, चार्ज भी और डिस्चार्ज भी। इन्वर्टर में दोनों काम होता है। ठीक है, दोनों फंक्शन शो करता है। इन्वर्टर शोज बोथ टू फंक्शंस, एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। इन्वर्टर के बारे में मैंने अभी बताया आपको, है ना, इन्वर्टर दोनों फंक्शन शो करता है, एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में भी। जब चार्जिंग होता है तो एसी को डीसी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जब बैटरी चार्ज हो रही है तो एसी कन्वर्ट्स इनटू डीसी, है ना, एसी कन्वर्ट्स इनटू डीसी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये अभी मैंने बताया इन्वर्टर में जब यूजिंग कर रहे हैं, यूजिंग मतलब डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, जब आप यूजिंग कर रहे हैं, यूजिंग का मतलब उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डीसी कन्वर्ट इनटू एसी, यानी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इन्वर्टर दोनों फंक्शन शो करता है, एसी को भी डीसी में और डीसी को भी एसी में। जब चार्ज कर रहे हैं तो बोर्ड से लाइन ले रहे हैं तो एसी आ रहा है और डीसी में बदल दिया, यानी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इन्वर्टर यूजिंग कर रहे हैं यानी डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डीसी को एसी में, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी के पास तो केमिकल एनर्जी है, कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल में। पंखा के पास गया तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, लाइट के पास गया, बल्ब के पास गया तो इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी।
अब देखिए कुछ पॉइंट लिखना है और जब हम बैटरी को टच करते हैं ड्राई स्किन से तब हमको शॉक नहीं महसूस होता है। ड्राई स्किन से टच करते हैं तो झटका नहीं लगता है, लेकिन वही वेट स्किन से टच करते हैं, मैंने अभी बताया भी इसके बारे में, वेट स्किन से टच करते हैं तो शॉक महसूस होता है। क्यों? उसका रीजन देख लीजिए। जब टच करते हैं बैटरी को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको है ना, अभी मैंने बताया भी आप लोगों को, क्या बताया कि इफ वी पुट द बैटरी ऑफ मोबाइल फोन on the tongue, then we feel few shock. We feel few मतलब थोड़ा shock due to increasing voltage, है ना, due to increasing voltage, है ना, by अर्थिंग। किसके द्वारा? अर्थिंग के द्वारा, है ना। यदि हम टच करते हैं बैटरी को, मोबाइल फोन रखते हैं टंग पर, तो हम लोग को झटका लगता है ड्यू टू इंक्रीजिंग वोल्टेज बाय अर्थिंग, है ना। तो वही देखिए, वोल्टेज बढ़ गया तो रेजिस्टेंस, देखिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वोल्टेज और करंट दोस्त है, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस कमेगा। उल्टा पढ़े ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड और टाइम का क्या चल रहा है आजकल? इनमी यानी दुश्मनी चल रहा है। स्पीड और टाइम का आजकल दुश्मनी चल रहा है, तो ऊपर नीचे से दुश्मनी और ऊपर ऊपर से दोस्ती, ऊपर नीचे से दुश्मनी और ऊपर ऊपर से दोस्ती। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखाया कि देखिए, यदि हम टच करते हैं बैटरी को ड्राई स्किन से, देन वी डू नॉट फील शॉक, क्योंकि वोल्टेज जो है और करंट जो है बैटरी का लो होता है। वोल्टेज और करंट पहले ही से दोस्त है भाई, वोल्टेज और करंट दोस्त है, तो करंट आपको ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम, और करंट कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो क्या लिखा है? आपका करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ज्यादा रुकावट है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? ड्राई स्किन में कि वेट स्किन में? तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ड्राई स्किन में। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन में करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लगभग 5 लाख ओम होता है ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस। ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस लगभग 5 लाख ओम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। आप जैसे देखिए, तो यहाँ पर टंग पे आप रख रहे हैं, टंग पे आप रख रहे हैं, तो आप हमको बताइए, है ना। देखिए गिजबिज लग रहा था, इधर लिख देते हैं I इक्वल टू वी बाई आर। ये इनेमी है, इनेमी मतलब दुश्मन, है ना। वी फील शॉक, वी फील few shock due to earthing, है ना। we feel few shock, हम लोग थोड़ा झटका महसूस करते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग वोल्टेज बाई अर्थिंग। किसके कारण? अर्थिंग के कारण, ठीक है। थोड़ा गिजगिज लग रहा था तो मैंने इधर लिख दिया। तो अगर ड्राई स्किन को टच करते हैं तो ड्राई स्किन में देखिए वोल्टेज बढ़ता है, किसके कारण? अर्थिंग के कारण। तो अर्थिंग कब होगा? टंग पे रखे तो। अर्थिंग कब हुआ? टंग पे रखे तो टंग पे आपका जो है क्या है? वेट स्किन है, तो वेट स्किन में आपका वोल्टेज ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और ड्राई स्किन में उल्टा, वोल्टेज कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। एक नजर फिर से, आपका वोल्टेज कब बढ़ा? वोल्टेज कब बढ़ा? जब आप किस पे रखे? टंग पे। तो टंग क्या आपका? बेट है, भींगा हुआ बेट। WET बेट मैंने देखिए गीला या भींगा हुआ, WET बेट का मतलब गीला या भींगा हुआ। जब आप टंग पे रखे तो आपका गीला था तो वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज यानी वोल्टेज बढ़ा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से दोस्ती। वोल्टेज बढ़ गया तो करंट को कहना नहीं पड़ेगा, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम गया, है ना। तो वोल्टेज किसमें बढ़ा?
वेट स्किन पे, तो रेजिस्टेंस कम। तो ही मैंने लिखा कि टच द बैटरी विद वेट स्किन से वी फील शॉक बिकॉज वोल्टेज बढ़ जाता है मोर देन ड्राई स्किन। तो वोल्टेज ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। लगभग वेट स्किन का रेजिस्टेंस होता है 100 ओम, ठीक है। और जब टच करते हैं ड्राई स्किन को तो हम लोग झटका महसूस नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राई स्किन को टच करते हैं, आपका सूखा स्किन को टच करते हैं तो आपका वोल्टेज क्या हो जाता है? कम जाता है। क्योंकि वेट स्किन में वोल्टेज बढ़ गया तो ड्राई स्किन में वोल्टेज कम गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा, है ना। वोल्टेज कम, करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, दुश्मनी है। लगभग ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस 5 लाख ओम होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, द डैमेजिंग इफेक्ट्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक इन द ह्यूमन बॉडी आर ड्यू टू करंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से डैमेजिंग इफेक्ट होता है, देखते हैं कभी हाथ जल जाता है ना। करेंट लगने से देखते हैं ब्लड सूख जाता है, थोड़ा सा जो है ब्लड वगैरह इधर उधर हो जाता है, जलन हो जाती है ना। मतलब जो है घाव टाइप का हो जाता है शरीर में, है ना। घाव टाइप का शरीर में लगता है कि जैसे कोई लोहा से कट गया है, उस तरह से हो जाता है। तो यदि हम टच करते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण डैमेजिंग इफेक्ट भी होता है। जैसे ठनका उनका ना कि लाइटनिंग गिरने से देखते जो इतने लोगों की मौत हो गई या इतना लोग जल गया, क्योंकि लाइटनिंग में क्या है, लाइटनिंग में आपका जो है बहुत ज्यादा आपका करंट है, वो भी एक करंट ही है, वो भी शॉक ही है, इलेक्ट्रिक शॉक ही है। लाइटनिंग ऑल्सो इलेक्ट्रिक शॉक, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक शॉक, वो भी एक झटका, उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज टकराता है, उसमें भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव जो है चार्ज जो है टकराता है, तो वो भी इलेक्ट्रिक शॉक ही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक शॉक by the collision between opposite charges of clouds, ठीक है। तब लाइटनिंग भी हमारा इलेक्ट्रिक शॉक ही है, उसमें भी एक प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव क्लाउड और निगेटिव क्लाउड, तो टकराता है तो शॉक लगता है वहां भी, ठीक है। तो लाइटनिंग भी हमारा एक इलेक्ट्रिक शॉक है, क्योंकि वहां पर कॉलिजन मतलब होता है टकराना, टकराना, ठीक है। बाय द वहां भी कॉलिजन होता है, अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड्स, एक पॉजिटिव क्लाउड एक निगेटिव क्लाउड टकराता है, तो वो भी आपका है ना इलेक्ट्रिक शॉक ही है। तो डैमेजिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक शॉक के ह्यूमन बॉडी से, वो करंट प्रोड्यूस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? करंट प्रोड्यूस पर। ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा शॉक, कम करंट प्रोड्यूस होगा तो कम शॉक। यहाँ भी आपने पढ़ा कि आपका करंट कम तो रेजिस्टेंस कम, सॉरी ज्यादा, और करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। दैट करंट प्रोड्यूस इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका जो है रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो आपका करंट ज्यादा होगा, है ना। वही मैंने लिखा करंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा आपका करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। ज्यादा रेजिस्टेंस कब होगा? जब ड्राई स्किन है तो करंट कम, कम रेजिस्टेंस कब होगा? जब वेट स्किन है ना, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, है ना। एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पर, हाँ देखिए ना आपका रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज पर भी और करंट पर भी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन कंडीशन, हाँ कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। वेट है कि ड्राई, तो ड्राई रहेगा तो रेजिस्टेंस कम, वेट रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ड्राई रहेगा, देखिए ना कहाँ गई ड्राई, ड्राई है तो रेजिस्टेंस हाई, ड्राई है तो रेजिस्टेंस, और वेट है तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो जरा पीछे वाला देख लीजिए, एकदम फॉर लिखा दिया हूँ, एकदम 1 by 1 पॉइंट लिखा हूँ। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, वेट और स्किन,
है ना। वेट स्किन रहेगा तो रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा और ड्राई रहेगा तो ज्यादा रहेगा। तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा और रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा तो करंट कम। वेट स्किन के लिए रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम और ड्राई स्किन के लिए लगभग 5 लाख ओम। यहाँ पर भी लिखा दिए कि ड्राई स्किन के लिए 5 लाख ओम और वेट स्किन के लिए अबाउट 100 ओम। ठीक है, तो देखिएगा कुछ और पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, यूजुअली वी डू नॉट फील इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ 24 वोल्ट्स। 24 वोल्ट्स को भी छूने पर हमको शॉक नहीं लगेगा जब हमारा स्किन ड्राई रहेगा। 12 वोल्ट का तो बैटरी होता है ना। बैटरी छूने पर आप सोचिए, ऐसे भी लाइन होता है 220 वोल्ट का, लाइन है 220 वोल्ट का, बैटरी में है जनरली 12 वोल्ट। तो इसको में शॉक लगता है, इसको में नहीं लगता। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, 220 केजी मैं आपको कहूं 12 केजी कैरी करो तो आप बड़ा आसानी से लेकर चल जाइएगा। आपके माँ कहें, बाबूजी कहें कि 12 केजी कैरी करो तो हाँ लेकर चलिएगा, लेकिन 220 केजी कैरी करने कहें कर पाइएगा। उसी तरह 12 वोल्ट को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, 24 वोल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इतना को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, 12 केजी तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, तो वही लिखा मैंने कि 24 वोल्ट को भी हम जो है मैनेज कर सकते हैं, है ना। यूजुअली डू नॉट फील इलेक्ट्रिकल शॉक जब हमारा स्किन जो है ड्राई होता है 24 वोल्ट में, लेकिन स्किन जब वेट हो तो 24 वोल्ट कैन बी क्वाइट मीन्स थोड़ा, यहाँ पर शांत नहीं होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल देगा और हल्का हमको शॉक महसूस होता है। इसका मतलब क्या होगा, जब वेट रहेगा तब ना, वेट स्किन में नहीं, यानी वेट स्किन में कंडक्ट्स करंट इजीली। इससे हमें पता चलता है कि वेट स्किन रहेगा तो करंट इजीली कंडक्ट होगा और रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, दुश्मनी रहेगी। करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम और प्रोड्यूसिंग डैमेजिंग इफेक्ट। हाँ, जब वेट स्किन से छुइएगा 24 वोल्ट को तो थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन ड्राई स्किन को छुइएगा 24 वोल्ट से तो झटका नहीं लगेगा, है ना। तो और प्रोडक्ट डैमेजिंग इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, स्किन और आसानी से जो है करंट फ्लो करेगा मॉइस्ट में, क्योंकि झटका लग रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है आसानी से। ठीक है, अर्थिंग देखिए क्या है भाई, अर्थिंग टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अर्थिंग आप लोग अक्सर यूज करते रहते हैं, हम भी यूज किए अभी अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या है, टू अवॉइड मतलब दूर करना, अवॉइड मतलब दूर करना, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क को दूर करने के लिए हम लोग मेटालिक बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मेटालिक बॉडीज को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड अर्थिंग। जैसे देखते हैं पहले नली में या हैंडपंप में पहले आपको एक वायर कनेक्ट कर दिया जाता था, वो अर्थिंग होता था। अब तो गवर्नमेंट भी अर्थिंग दे रही है, एक अलग से वायर दौड़ाती है गवर्नमेंट अर्थिंग के लिए। ऊपर में जो पोल पर जो है तार दिया जाता है ना जी, उसमें एक अर्थिंग वायर भी होता है। ठीक है, तो रिस्क, इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क को हटाने के लिए हम लोग मेटालिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के मेटालिक बॉडीज को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, है ना, जो कि आपको सेफ्टी रखता है, रिस्क कम कर देता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग, है ना। और जो अर्थिंग क्या करता है, मेटल केसिंग को जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन रखता है। जीरो पोटेंशियल मतलब नो करंट सप्लाई, तो आपका सेफ रहेगा, है ना। अर्थिंग जो है आपको जीरो पोटेंशियल पे सेटअप कर देता है, यानी आपका बेटर रहेगा, आपका झटका होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो जरूर आप लोग लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके।